कुछ साल पहले केवल ड्रिप विधि को माइक्रो इरिगेशन कहा जाता था। अब इसके साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों जोड़ दिया गया। क्या क्या जोड़ दिया बेटा? तो अगर सरकार कोई भी योजना में माइक्रो इरिगेशन लिखती है तो ड्रिप के साथ क्या जोड़ती है? स्प्रिंकलर। और माइक्रो इरिगेशन में सबसे आगे जो राज्य है वो है कर्नाटक, है ना। हरियाणा वरियाणा सब रहेगा पीछे। कौन आगे निकल गया? 18 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा मामला है ना। तो अब बूंद बूंद और स्प्रिंकलर का अलग अलग सिस्टम नहीं आता। वो पुराने प्रश्न हो चुके। 2008 का डेटा है कि महाराष्ट्र में बूंद बूंद विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है, हरियाणा में स्प्रिंकलर ज्यादा प्रचलित है। और 2008 की बात है, झुंझुनू में सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर सिस्टम। वो भी पुरानी बात। अभी नया डेटा आएगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे सिंचाई की अन्य विधियां। तुमने बूंद बूंद की हानियां लिख ली, क्लॉगिंग वगैरह सब कुछ, वेरी गुड। तो अगली हेडिंग लिखेंगे अन्य विधियां। अब अन्य विधियों में हमने 4-5 नाम पहले से ही लिख रखे हैं, जैसे केबलिगेशन लिख रखा है क्या? केबलिगेशन। दूसरा होता है कोरुगेशन। तीसरा होता है सेंट्रल पाइवोट, तो उधर कर दिया तो आ जाएगा सर्ज इरिगेशन। चौथा होता है टाइफून विधि। सब नहीं लिखना, एक ही नाम लिखना, फिर मैं उसके अंदर लिखूंगा जो कौन लिखेगा। हाँ, बबलर इरिगेशन। और एक और मैं ऐड कर रहा हूं, उसको कहते हैं ब्लूम इरिगेशन। ये प्री पीजी में पूछा हुआ है इस साल, ठीक है। अब ये अन्य विधियां, इनको इतना ही पढ़ना है जितना अपने से याद हो पाए, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केबलिगेशन की। ऐसा पूछा गया है कि यंत्र चालित, कैसी विधि बेटा? यंत्र चालित स्वचालित सतही विधाई सिंचाई की विधि कौन सी? दोनों का मतलब समझ में आता है तुमको? यंत्र चालित मतलब कंप्यूटराइज्ड, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। इजराइल और इजिप्ट जैसे आधुनिक देशों में जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां खेत में वो क्या करते हैं, जब भी फसल लगाते हैं उसके पहले मृदा के नीचे ड्रिप पाइपलाइन बिछा देते हैं, उसके ऊपर मल्चिंग कर देते हैं, है ना। बीच बीच में मॉइस्चर सेंसर भी लगा देते हैं। जैसे ही मृदा में नमी की कमी होती है वैसे ही वो सेंसर सिग्नल भेज देता है। किसको भेजता है सिग्नल? कंप्यूटर को। कंप्यूटर ऑटोमेटिक पंप ऑन कर देता है। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में नमी आ जाती है मृदा में, फिर से सेंसर सिग्नल भेज देता है, कंप्यूटर उसको ऑफ कर देता है। इंसान की कोई जरूरत ही, इसलिए इसको क्या कहा गया है? यंत्र चालित स्वचालित सिंचाई की विधि। यही पूछा भी था जेईटी ने, है ना, कि यंत्र चालित स्वचालित विधि कौन सी? केबलिगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा खेत एक केबल से जुड़ा रहता है, सारे इधर उधर वायर मिला के एक जगह, है ना। इसको कहते हैं केबलिगेशन। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है वो भी कंट्रोल है, सब चीजें कंट्रोल। दूसरा होता है कोरुगेशन। तुमने खाना बनाया कभी? है? एक थाली में आटा लेते हैं अपन, फिर उस थाली में ठोकते हैं 2 बार, भट भट आटा वो हो जाता है। फिर कभी कभी लोग उसमें से उंगलियां फेर देते हैं, तो जो आकृति बनती है उसको कहते हैं कोरुगेशन। क्या कहते हैं बेटा? कोरुगेशन को हिंदी में कहते हैं कंगूरा। क्या कहते हैं? कंगूरा। जैसे मान लो खेत में प्लेन रेत पड़ी हुई है, अपन ने उस पर दंताली चला दी, क्या बन जाएगा? जैसे चद्दर आते हैं ना, चद्दर, उसको कहते हैं कोरुगेटेड चद्दर। तो जो लहरदार आकृति है इसी को क्या कहा जाता है बेटा? कोरुगेशन। क्या कहा जाता है? अब हमने पढ़ा कि जो फरो मेथड है, जो कूड़ विधि है सिंचाई की, उसमें कूड़ की गहराई है 30 से 60 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर मतलब कितने फीट होता है? 1 फीट। और 60 सेंटीमीटर मतलब इतने गहरे कूड़ बनाने की आवश्यकता है क्या? अरे है क्या? नहीं है। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि कम गहरी कूड़ विधि बनाओ, 15 सेंटीमीटर गहरे कूड़ बनाओ। इसको कह दिया कोरुगेशन। क्या कह दिया? तो यह कूड़ विधि का रूपांतरण है। इसको अपन लिखेंगे कम गहरी कूड़ विधि। क्या लिखेंगे बेटा? कम गहरी कूड़ विधि। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे ज्यादा गहरी बनाएंगे, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए कम गहरी कूड़ विधि। लगभग 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के कूड़ बनाए जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी फसलें, जैसे अपन आजकल मक्का, ज्वार, सोयाबीन, गेहूं भी FIRB विधि में लगाते हैं, वो भी कौन सी विधि है? कोरुगेशन विधि है ना। अरे ऐसे लगा देता ना नाली एवं मेड़ विधि में सोयाबीन, तो वो कोरुगेटेड में लगाया जाता है। फरो मेथड थोड़ी ज्यादा गहरी होती है, इसलिए जहां ज्यादा बारिश होती है वहां प्रयोग होती है। तीसरा होता है सर्ज इरिगेशन। ये भी बहुत अच्छी विधि है, इसको पहले अपन समझते हैं। मान लो अपनी जमीन है चिकनी मृदा। कौन सी मृदा है बेटा? और चिकनी मृदा की खासियत क्या है? कि ये पानी बहुत धीरे धीरे अवशोषित करती है, मतलब इसमें पानी नीचे आसानी से नहीं जाता। और अपन सिंचाई की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उस विधि का नाम क्या है? कूड़ विधि या कोरुगेशन विधि। अब इसमें अगर खेत में ढलान अधिक है तो जैसे ही पानी छोड़ेंगे वैसे ही वो नाली में दौड़ के एंड तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? हम देखेंगे पानी पहुंच तो आखिरी तक गया, पर जड़ क्षेत्र तो ठीक से गीला ही नहीं हुआ। तो फिर पानी अगर और देंगे तो हरे राम काका खेत में चला जाएगा, लड़ने आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे में फिर एक विधि बनाई गई जिसको कहा गया सर्ज इरिगेशन। क्या कहा गया बेटा? सर्ज इरिगेशन। अब इसको अपन एक वीडियो में देखेंगे, फिर और बाकी का समझ में आएगा। एक राउंड पानी चले जाता है, फिर 5 मिनट बाद मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो थोड़ा रेस्ट मिलता है। फिर 5 मिनट बाद फिर चालू होती है और 5 मिनट तक एक बार और पानी जाता है। तो जब एक बार पानी जाता है तो थोड़ी गहराई तक सिंचाई होती है, दूसरी बार जाता है तो और गहराई, तीसरी बार जाता है तो और गहराई।
है ना। तो इसको हम कहते हैं, एक तो स्वचालित विधि है। कैसी विधि है बेटा? स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक। क्या मतलब होता है? तो स्वचालित विधि है। दूसरा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी विधि ऑन एवं ऑफ की एक श्रृंखला है, सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ। कौन सी विधि है? इसमें थोड़ी देर मोटर चालू रहती है, फिर ऑटोमेटिक थोड़ी देर बंद हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक थोड़ी देर चालू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसी कोड के अंदर बार बार पानी का रेला जाता रहता है। इसको रेला विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेला चले गया, फिर दूसरा रेला चले गया, फिर तीसरा रेला चले गया। तो ये उन मृदाओं में प्रयोग की जाती है जहां पर मृदा की जल अवशोषण की दर बहुत कम है, चिकनी मृदा, छोटे कण वाली है ना। फिर चौथी विधि होती है टाइफोन विधि। तो मुझे बताओ, ड्रिप इरिगेशन से गन्ने में सिंचाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर ड्रिप इरिगेशन में बड़े बड़े छेद बनाए गए ताकि किसमें सिंचाई कर पाए। तो ये किसका रूपांतरण है? ड्रिप का रूपांतरण। कौन सी फसल में प्रयोग होता है बेटा? गन्ने में सिंचाई। कोई पूछे ना आपसे कि गन्ने में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? टाइफोन। ये नहीं मिले तो फिर कोड विधि लगाना, ठीक है। और कौन से राज्यों में ज्यादा प्रचलित है? महाराष्ट्र में, यूपी में और तमिलनाडु। कहां कहां? महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, ठीक है। तो गन्ने में सिंचाई की आधुनिक विधि का नाम क्या है? टाइफोन विधि। वैसे एक कंपनी है विश्व में सबसे बड़ी जिसका नाम है नेटाफेम, है ना, जो सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स बनाती है, इजराइल की कंपनी है। उसने एक नए प्रकार का ड्रॉपर बनाया। ड्रॉपर अलग से लगाना पड़ता है, तो उन्होंने एक ऐसा ड्रॉपर बनाया, उसका नाम रखा उन्होंने टाइफोन प्लस, है ना, जिससे ज्यादा पानी निकलता है। अपने यहाँ तो चाहे जो करने लग जाते हैं, है ना, एक कील लेके जहां पौधा वहीं छेद कर दे, बोले इसको ज्यादा पानी चाहिए, ले डिस डिस डिस, 3 छेद कर दे उसके। तो अपने यहाँ के वैज्ञानिक अलग चलते हैं, पर अपने ये याद रखना है कि टाइफोन विधि किसका रूपांतरण है? ड्रिप विधि का। कौन सी फसल में सिंचाई की जाती है? गन्ने में। और कौन से राज्यों में की जाती है? महाराष्ट्र, यूपी, तमिल। अब अगली विधि है बबलर विधि। ये फव्वारा विधि का रूपांतरण है। कौन सी विधि का बेटा? मुझे एक बात बताओ कि एक फव्वारा है वो कितनी दूर तक जाके गिर सकता है? हाँ, 10 से 12 नहीं, 6 इधर वाला और 6 उधर वाला, दोनों मिला के 12, है ना। इधर वाला 6, फिर उधर वाला 6, दोनों मिला के 12, है ना। तो 5 से 6 मीटर पानी फेंकता है फव्वारा। पर अगर उसमें थोड़ा प्रेशर कम कर देता हूं, और कम कर देता हूं, और कम कर देता हूं, तो बुडुड़ बुडुड़ करने लग जाता है, बबल्स आने लग जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा? बबलर विधि। ये ऊर्जा की कम खपत करती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है आजकल फल वृक्षों में। देखो सर्च क्या कर रहे हैं, आ क्या रहा है, ये आ गया। छोटा स्प्रिंकलर। अभी प्री पीजी 2025 में कि ब्लूम इरिगेशन, ऐसा पूछा गया कि पॉली हाउस में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन दिया ड्रिप विधि, फवारा विधि, ब्लूम सिंचाई और एक और कोई सा था। सबने ड्रिप लगा दिया, कुछ ने फवारा लगा दिया। उनको पता ही नहीं, जो उल्टा फवारा लटकाते हैं ना छत की सहायता से, उसको क्या कहते हैं अपन? ब्लूम विधि। तो पॉली हाउस में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है बेटा? देखना, ये उल्टे फवारे लटका देते हैं छत से। ऐसा लिखवाया कि नहीं बताओ। केमिकेशन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? फर्टिगेशन। एक थोड़ा कम पॉपुलर है, उसका नाम है हर्बिगेशन। और कम प्रचलित है, उसको कहते हैं नाइट्रोगेशन। कितने प्रकार हो गए बेटा? 3 प्रकार। देखो केमिकेशन का मतलब क्या? सिंचाई के साथ रसायनों का प्रयोग करना। किसके साथ? किसका प्रयोग करना? ऐसे शॉर्टकट लिख दो, समझ में आ जाएगा। अब ये रसायन अगर फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर किसको कहते हैं हम लोग? हाँ, उर्वरक को। तो इसको क्या कहते हैं हम? फर्टिगेशन। सिंचाई के साथ क्या देना है अपने को? उर्वरक, है ना। ये फर्टिलाइजर इधर से उठा के इधर लिख रहा हूं मैं। तो फर्टिगेशन में क्या देते हैं? फर्टिलाइजर्स। अब कौन सा उर्वरक नहीं दिया? सबसे ज्यादा दिया जाता है यूरिया। कौन सा दिया जाता है बेटा? सर्वाधिक फर्टिगेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरिया। और नहीं किसका किया जाता है? डीएपी का। याद रखना, फर्टिगेशन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं? इसके बहुत सारे कारण है ना। जैसे एक तो ये डीएपी जो होता है ये रॉक फॉस्फेट से बनता है, तो ये उसमें ड्रिप में ही चिपक जाता है, उसको बंद ही कर देता है ना। दूसरा कि डीएपी को हमेशा अपन मृदा के नीचे जड़ क्षेत्र में देना चाहिए। फास्फोरस युक्त उर्वरक है, तो अगर इधर उधर थोड़ा भी गिरा तो फिर वो काम नहीं करेगा, है ना। चलो, फिर हर्बिगेशन। सिंचाई के साथ क्या दे देंगे इसमें? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? शाकनाशी। तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि हर्बिसाइड एप्लीकेशन विद इरिगेशन वाटर, हर्बिगेशन। और अगर सिंचाई के साथ निर्जल अमोनिया दे रहे हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? निर्जल अमोनिया क्या है? गैस है ना। इससे भी नाइट्रोजन मिलता है। तो विदेशों में टैंकर से मिल जाती है गैस, सिंचाई के पानी में घोल के, पानी में घुलनशील अमोनिया गैस घोल के दे देते। लिखना चाहोगे? लिखो। हम्म, यस सर। हाँ,
IMD है। देख लो, 2 लाइन लिखना है। क्या लिखना है? लवणीय जल की स्थिति में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। जल की स्थिति में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। लवणीय जल की स्थिति में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। बूंद बूंद सिंचाई। कौन सी है बेटा? बूंद बूंद सिंचाई। दूसरी लाइन में लिखो, लवणीय मृदा में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। लवणीय मृदा में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। अब मैं इतना धीरे बोलूं उसमें भी तू पीछे रह जाए तो फिर तेरे को आगे कैसे लाएंगे? लवणीय मृदा में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि प्रवाह विधि। अभी दोनों पढ़ो एक बार, क्या लिखा है तुमने? क्या अर्थ निकल रहा है बेटा? एक में पानी खा रहा है और एक में जमीन खा। जमीन खा रही है तो उसका खार निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी देते हैं, इसलिए प्रवाह विधि। पानी खा रहा है तो कम से कम खेत में लाना है उसको, इसलिए बूंद बूंद। ठीक है, चलो। अब एक प्रश्न आया, सिंचाई की वह विधि जो पौधों को उसके उपभोग के उपयोग के बराबर, मतलब उसको जितना पानी चाहिए उसके बराबर जल प्रदान करती है। आंसर में क्या लिखोगे? बूंद बूंद सिंचाई। नहीं लिख पा रहा है? सिंचाई की विधि जो पौधे को उसके उपयोग ही लिख लो, खाली उपयोग के बराबर जल की आपूर्ति करती है, जो क्या कहलाती है? बूंद बूंद सिंचाई। और ये प्रश्न कब पूछा बेटा? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021। तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब लिखो अधिक सिंचाई से हानियां। ज्यादा पानी मान लो कोई दे रहा है, बार बार दे रहा है ना? तो उससे नुकसान है, फायदा है? नुकसान है ना? आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज जहर के समान है। क्या हानि हो सकती है ज्यादा सिंचाई? हाँ, मृदा लवणों एवं पोषक तत्वों का निक्षालन। मृदा में अच्छे खनिज लवण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना? वो निकल जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मृदाएं कैसी होने लगती है? अम्लीय होने लगती है ना? फसलें देरी से पकती है। गेहूं को सिंचाई देते रहो, वो जिंदा रहेगा। फसल पकाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंचाई बंद करना पड़ती है ना? कई बार अपन, है ना, ताण देते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्ट्रेस कंडीशन देते हैं, ताकि फसल में पुष्पन हो जाए या फसल पक जाए। और क्या कर सकते हैं? रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ता है। बार बार सिंचाई करने से और क्या होता है? फसलें गिरने की समस्या बढ़ जाती है। क्रॉप लॉगिंग, है ना? इसको लॉजिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि क्रॉप लॉगिंग तो वो गन्ने में पोषक तत्वों का बढ़ जाती है। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ग्रेमिनी कुल की फसलों में ज्यादा पाया जाता है ना? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब में गिरने की समस्या। तो जरूरत से ज्यादा सिंचाई भी अच्छी नहीं मानी जाती। अच्छा मुझे बताओ, रेतीली मृदाओं में कम अंतराल पे सिंचाई करेंगे कि चिकनी मृदाओं में? ये हिंदी लेट उठती है, पता है? मैंने जो कहा आधे बच्चों के तो तोते उड़ गए कि कहना क्या चाहते हो, है ना? फिर से सुनो, रेतीली मृदाओं में कम अंतराल पे सिंचाई करेंगे या चिकनी मृदाओं पे? तो यहां पर एक शब्द अपन पढ़ सकते हैं, सिंचाई अंतराल, इरिगेशन इंटरवल। क्या होता है सिंचाई अंतराल? सिंचाई अंतराल क्या होता है बेटा? सिंचाई अंतराल दो सिंचाइयों के बीच की अवधि क्या कहलाती है? सिंचाई अंतराल। कौन सी मृदाओं में अधिक रखा जाता है? रेतीली मृदा में कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि पानी को ज्यादा लंबे समय तक रोक के नहीं रख सकते, इसलिए बार बार सिंचाई करना पड़ती। कई लोग इसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, है ना? अंतराल कम का मतलब बार बार सिंचाई करना, अंतराल अधिक का मतलब लंबे समय तक सिंचाई नहीं करना, है ना?
लिखो हेडिंग सिंचाई जल का निर्धारण, पर तुमने तो कॉपी बंद कर दी ना। आधे बच्चों के तो ऐसा सिस्टम है कि बोले कुछ भी समझा दो वो लिखना छोड़ेंगे ही नहीं, लिखते ही रहेंगे, है ना। सीधे सीधे कहे तो सिंचाई जल का मापन। अब देखो पानी मापना बहुत आसान भी बहुत कठिन भी है। मैं अगर कह दूं कि पानी को लीटर में नापते हैं तो तुम तुरंत समझ जाओगे क्या? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। क्लियर? अरे इतना तो आता है ना, वेरी गुड, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। 1 घन मीटर ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं? इसमें पानी आता है 1000 लीटर। कितना आता है बेटा? अगर मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर का खेत है, कितना है, और मैं उसमें 1 मिलीमीटर पानी देना चाहता हूं, तो मुझे पानी चाहिए 10,000 लीटर। कितना चाहिए? तो 1 हेक्टेयर में 1 मिलीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना पानी चाहिए? 1 हेक्टेयर में अगर 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना है तो मुझे 1,00,000 लीटर पानी चाहिए। कितना चाहिए? और अगर खेत को स्विमिंग पूल बनाना हो, 1 हेक्टेयर में 1 मीटर पानी देना हो, तो 1 करोड़ लीटर पानी देना पड़ेगा। अब इसको याद करना बहुत आसान है। जब मैं इसको समझाऊंगा कैसे, तो बहुत सारे तुम्हारे तोते उड़ सकते हैं, है ना। कैसे समझाओगे? रहने दो, ये तो याद कर लोगे। वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझ, है ना। 1 घन सेंटीमीटर किसको कहेंगे बेटा? एक ऐसी आकृति जो 1 सेंटीमीटर लंबी हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ी हो और 1 सेंटीमीटर ऊंची हो। जैसे सांप सीढ़ी खेलने का जो पारा हुआ था ना, पासा, वो कितने घन सेंटीमीटर का होता है? 1 गज। उतने स्थान में जो पानी आता है उसको 1 मिलीलीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो 1 मिलीलीटर का नाप कैसे बनाना है? 1 घन सेंटीमीटर ले लेना है, वही क्या है? 1 मिलीलीटर। अगर ऐसे ही 1000 घन सेंटीमीटर ले लूं, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगे, ml लिख दो, दोनों एक ही बात है। ये क्या हो गया? 1 लीटर। मतलब 1 लीटर का नाप अपन घर पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा डब्बा लेना है, उसको पूरा भर देना है। कितना हो गया वो? 1 लीटर। आधा भरेंगे तो क्या हो गया? आधा लीटर। कुछ समझ में आया? सच बता ईमानदारी से, अब बहुत मामला अंदर तक जाने वाला है। हाँ, मैं समझाता इसलिए नहीं हूं कि कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, इसलिए नहीं समझाता। समझाने में तो मैं सब समझाता हूं। देखो, 1 मीटर को अगर 1 सेंटीमीटर में मुझे बदलना है तो 2 जीरो लगाना पड़ती। कितनी लगाना पड़ती? अगर 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इतना स्थान 1 वर्ग मीटर कहलाता। इसको अगर वर्ग सेंटीमीटर बनाना हो तो 4 जीरो लगाना पड़ती। अब बताओ 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर बनाना हो तो कितनी जीरो लगाऊंगा? 6 जीरो लगा दी। अब मैंने कहा कि जितने घन सेंटीमीटर होता है उतना ही क्या होता है? मिलीलीटर होता है। तो ये घन सेंटीमीटर हटा के यहां मैं क्या लिख दूंगा? मिलीलीटर। क्या लिख दूंगा बेटा? अब इस मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो 1 2 3, 1 2 3, ये मिलीलीटर हटा के क्या लिख देंगे? तो 1 घन मीटर मतलब कितना पानी हुआ? मतलब कोई मिस्त्री टंकी बनाए घर पे, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी, तो कितने लीटर की हो जाएगी? 1000 लीटर। और 2 की बना दे तो 2 दूनी 4 दूनी 8000 लीटर की। नहीं आया समझ में? फिर से समझाता हूं। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची, ये तो हो गई 1 घन मीटर। कितनी हो गई बेटा? पर मैंने तो कहा कि वो लंबी कितनी है? 2। कितनी है? और चौड़ी भी कितनी है? 2। और ऊंची भी कितनी हो जाएगी? अरे सब मिला दूंगा मैं, इधर आएगा क्या? अरे 2 मीटर लंबी हो जाएगी डबल, चौड़ी भी कितनी हो जाएगी और ऊंची भी कितनी हो जाएगी? 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो ऐसे 8000 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? मतलब इस बार मैथ्स पे भरोसा करना आपने को। अब मैंने तुमको एक चीज समझाई है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो टाइम बदलेंगे, वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना हो तो 4 जीरो, घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलना हो तो 6 जीरो। अच्छा मुझे बताओ 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। मैं इसको वर्ग सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूं। 1 2 3 4, कितनी जीरो लगा दूं? 1 2 3 4। वर्ग मीटर को कायम बदलना है वर्ग सेंटीमीटर। कितना पानी हो गया बेटा? ये तो जगह कितनी हो गई? 10 की घात 8 वर्ग सेंटीमीटर। मैं इस खेत में 1 सेंटीमीटर पानी देना चाहता हूं। कितना पानी देना चाहता हूं? गुणा कर दूं? ये तो हो गई लंबाई गुणा चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। क्या फर्क पड़ेगा संख्या में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो वर्ग सेंटीमीटर है कायम बदल जाएगा बेटा, घन सेंटीमीटर कायम बदल जाएगा। 2 बार का सेंटीमीटर, 1 बार का सेंटीमीटर हो गया घन। पर मैं तो कह रहा हूं कि घन सेंटीमीटर तो मिलीलीटर के बराबर होता है। यहां क्या लिख दूं? इसको लीटर में बदलना हो तो
1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी देना हो तो कितना पानी लगता है? आधों के तो फ्यूज उड़ चुके हैं, मुझे पता है ना, क्योंकि जब उन्होंने 12वीं में 11वीं में एग्रीकल्चर लिया था तो वो इसलिए लिया था कि मैथ्स से डर लगता है। हालांकि मैथ्स कठिन नहीं है, खाली जीरो ही लगा के काट रहा हूं मैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था। नहीं आया ना कुछ भी समझ में? सच बताओ, मैंने क्या कहा था? याद कर लोगे तो बहुत आसान है, समझने जाओगे तो फिर से देखते हैं, चलो ठीक है। अब सुनो तो समझ में आएगा बेटा, नहीं तो फिर है ना नकली सुपरवाइजर बन जाओगे। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा स्थान कहलाता है एक घन सेंटीमीटर। क्या कहलाता है बेटा? एक घन सेंटीमीटर। एक घन सेंटीमीटर जगह में जितना पानी आता है उसको हम कहते हैं 1 मिलीलीटर। पर मिलीलीटर तो बहुत छोटा होता है, इंजेक्शन आता है 3 ml 5 ml का, देखा तुमने? अरे देखा कि नहीं देखा? बस वही मिलीलीटर देखता है आदमी, या तो फिर बच्चों को दवाई पिलाते हैं 1 ml 2 ml, छोटा ड्रॉपर आता है। अब मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा? मतलब 1000 ml बनेगा तब जाके वो क्या हो जाएगा? लीटर हो जाए। ठीक है, लीटर का नाप देखा है, तेल दूध सब लीटर में नाते हैं, द्रव पेट्रोल वगैरह सब। अब अपने को देखना है कि अपनी समझ में खाली लीटर आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। पर किसी ने हमको कहा कि अगर कोई खेत 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है तो वो हो जाएगा 1 हेक्टेयर, 10,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को कैसे लिखेंगे? मीटर की घात 2। इतना समझ में आता है तुम्हारे? भगवान की कसम खाओ। हाँ। अब मैं इस 10,000 स्क्वायर मीटर को जानता हूं, पर मुझे तो स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं मामला यहां तक ले जाऊंगा। कहां तक ले जाऊंगा? तो मैं इस वर्ग मीटर को अगर वर्ग सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूं तो मुझे कितनी जीरो लगाना पड़ेगी? मतलब 10,000 से इसका गुणा करना। तो 10,000 में अगर 10,000 का गुणा करेंगे तो कुल जीरो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यहां तक कुछ समझ में आया? हमने इस वर्ग मीटर वाले हेक्टेयर को काय में बदल दिया है? वर्ग सेंटीमीटर वाले हेक्टेयर में बदल दिया। मतलब 10,000 सेंटीमीटर लंबा और 10,000 सेंटीमीटर खेत चौड़ा हो तो वो 1 हेक्टेयर होता है। 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10,000, तो 100 बाई 100 1 हेक्टेयर। सेंटीमीटर में लिखेंगे 10,000 गुणा 10,000 तो भी 1 हेक्टेयर। ठीक है, अब मैं इसमें पानी देना चाह रहा हूं, कितना पानी दूं? 1 सेंटीमीटर, इतना सा, थोड़ा सा। अब ये वर्ग कायम बदल जाएगा घन सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा कि जहां मैं घन सेंटीमीटर लिख रहा हूं वहां चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ml लिख सकता हूं। तो मैं यहां ml लिख दूं क्या? अगर तुम्हारी कोई समस्या नहीं हो तो मैं इसको क्या लिख दूं? ml। अब मेरे पास कितने मिलीलीटर पानी? 10 की घात 8। मैं इसको कायम बदल दूं, अगर लीटर में बदलूंगा तो 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 हटा के मैं यहां लीटर लिख दूं। अब देखो कितनी बची? 1 2 3 4 5, एक के पीछे 5 जीरो लगाओ तो लाख हो जाता है। कितने लीटर हुआ? मतलब 1 हेक्टेयर में अगर हम 1 सेंटीमीटर पानी देना चाहें तो कितने पानी लगेगा हमको? 1 मीटर करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। 1 लाख में 100 का गुणा करेंगे तो 100 लाख लीटर, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ लीटर। क्लियर है मामला? अब ज्यादा नहीं समझना है, अब याद करना है। बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1 घन मीटर में कितने लीटर है? यहां मिलीलीटर है, यहां लीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर खेत में 1 मिलीमीटर पानी देना हो कितना पानी लगता? 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर देना हो तो, और 1 मीटर देना हो तो। ठीक है, मान लो मेरा गेहूं का खेत है 1 हेक्टेयर का। कितने हेक्टेयर का बेटा? मैं उसमें 5 सेंटीमीटर गहरी एक सिंचाई करना चाहता हूं, बताओ कितना पानी चाहिए? है ये कैसे आया? अरे 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर 1 लाख, 1 हेक्टेयर में 2 सेंटीमीटर 2 लाख, 1 हेक्टेयर में 3 सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर में 4 सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर। पर मान लो मेरा खेत 4 हेक्टेयर का है और मैं 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना है। फिर आ गया तुम्हारा उत्तर? नहीं आ रहा ना? अरे करना कुछ नहीं है, इस हेक्टेयर का और सेंटीमीटर का क्या करना है? गुणा। जो उत्तर आए उसके पीछे लिखना है लाख लीटर। क्या लिखना है? अब ये सवाल बच्चों को कठिन कैसे लगता है मुझे ये नहीं समझ में आया। 4 पंजे 20 लाख लीटर। मान लो मैं यहाँ 2.5 लिख दूं और यहाँ 5 लिख दूं, खाली गुणा तो करना, 5 और 5 10 और 2.5 12.5, 12.5 लाख। इसमें क्या दिक्कत है? लिखो, इतना लिखो, फिर सवाल लिखो, फिर सवाल करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कई बार बच्चा सर ये याद ही नहीं हो रहा। मैंने कहा 3 लाइनें दे होता, कैसा सुपरवाइजर है तू? सुपरवाइजर वो आदमी होता है जो 50 लोगों के तो फोन नंबर याद रखता है, आधी बार मोबाइल बंद। क्यों? वो 2nd ग्रेड का पेपर हुआ ना अभी, देखा था क्या तुमने? बहुत कठिन था। हाँ बोल बोल। क्यूमेक, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। दूसरे का नाम क्या है? क्यूसेक, क्यूबिक फुट पर सेकंड। क्यूमेक का मतलब क्या है? जब किसी सिंचाई के स्रोत से 1 घन मीटर पानी प्रति सेकंड की दर से बह रहा है। 1 घन मीटर में कितना पानी देखा था कल हमने? 1000 लीटर लिखा है तुमने, देखो भले। 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है? 1000। तो 1 मिनट में कितना चला जाएगा? 60,000 लीटर। और 1 घंटे में 36 लाख लीटर। और 1 दिन में 8 करोड़ 64 लाख लीटर। कितना चला जाएगा?
अगर पानी 1 घन फुट प्रति सेकंड की दर से बह रहा, मीटर की ये जगह क्या लिख देंगे, फुट, तो फिर जाता है 28.32 लीटर प्रति सेकंड। कितना जाता है बेटा? 28.32 लीटर प्रति सेकंड। अब देखो, अपने को ये पता होना चाहिए कि जो एक दिन होता है ना, इसमें कितने घंटे होते हैं बेटा, पता है तुमको? और मिनट 1440 मिनट, और सेकंड 86,400 सेकंड। एक सेकंड में 1000 लीटर पानी जा रहा है, एक दिन यानी 86,400 सेकंड में कितना पानी जाएगा? 8,64,00,000। यही तो बोला था मैंने। आधे ज्यादा जनरेशन तो ऐसी है कि 2 जीरो ज्यादा लगा दो फिर उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाता ना। देख रहे हो उसको कि ये कैसे पढ़ेंगे यार इसको अपन। तो छोटी सी नहर भी हो, अगर 1 मीटर, जैसे ये मंच दिख रहा ना तुमको, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, अगर इसमें 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी जाएगा तो हर सेकंड में कितना पानी चला जाएगा? 1000 लीटर। अब प्रश्न आता है कि 1 क्यूमेक मतलब कितना पानी? 1000 लीटर प्रति सेकंड या 1 घन मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है मामला? अब मुझे एक बात बताओ कि 1 हेक्टेयर जमीन कितनी होती है? ऐसा कर लिखा तुमने? अरे लिखा क्या? सच बताओ, 1 एकड़ कितना होता है? 1 एकड़ होता है 43,560 वर्ग फीट। ये फीट में आएगा ना, ये मीटर में। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47। कितने होते हैं? उल्टा पूछ ले तो 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? 0.405 लिख देते हैं, एग्जैक्ट होता है 4047, है ना। अब ज्यादातर लोग पूछते हैं सर बीघा क्या होता है? बीघा, तो बीघा जो है कोई स्थायी माप नहीं है। किसी जगह का बीघा बड़ा होता है, वो 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का होता है। किसी जगह का बीघा छोटा है, वो 17,000 स्क्वायर फीट का होता है। मतलब अलग अलग रियासतों में बीघा का साइज अलग अलग होता था, इसलिए बीघा को पढ़ा नहीं जाता। क्या समझ में आया? बीघा स्टैंडर्ड इकाई नहीं है, है ना। कुछ जगह का बीघा 17,000 फीट का, किसी का 18,000 फीट का, किसी का 25,000 फीट का, किसी का 27,000 फीट। तो 17 से 27, 10,000 का तो यही अंतर है। तो किसी गांव का छोटा बीघा होता है, किसी गांव का बड़ा। फिर भी कोई पूछे तो बता देना कि 1 हेक्टेयर में 4 से 5 बीघा जमीन आती है। कितनी आती है? ठीक है, चलो लिख लो इसको। एक भगवत जी रखो, उसके पीछे बैठ जाओ, फिर कोई नेता मंत्री विधायक होता ही नहीं है दुनिया में, सब भक्तगण होते हैं। सही बात है कि? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स। अच्छा, मैंने तुमको एक सूत्र पहले ही लिखवाया था जब ये चैप्टर शुरू किया था, तब तुमने लिखा कि नहीं लिखा? सिंचाई की आवश्यकता वाला नहीं लिखा? अभी लिखवा दूंगा। देखो, जल मांग का अंग्रेजी में सूत्र क्या है? पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि जल मांग होती क्या है ना। एक होती है फील्ड वाटर रिक्वायरमेंट, एक होती है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। फील्ड वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर की फसल तैयार करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं अपन बेटा? साधारण भाषा में जल मांग, साइंटिफिक नॉलेज में फील्ड वाटर रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, लिखो 1 हेक्टेयर की फसल तैयार करने में आवश्यक जल की मात्रा। एक हेक्टेयर की फसल तैयार करने में आवश्यक जल की मात्रा क्या कहलाती है? जल मांग कहलाती है। 1 हेक्टेयर फसल तैयार करने में आवश्यक जल की मात्रा। अब इसको लीटर में लिखेंगे तो बेरू बन जाएंगे। सही बात है कि नहीं? अरे मैं गेहूं में कह दूं कि 45 लाख से 65 लाख लीटर जल की आवश्यकता, गन्ने में 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ लीटर, तो अपन इस तरह से नहीं ना, इसको नापते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में। पर होता मिलीमीटर, वास्तव में वो क्या है? हेक्टेयर मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो वास्तव में क्या है? हेक्टेयर सेंटीमीटर। और मीटर लिखा है मतलब वो क्या है? हेक्टेयर मीटर। ये हो गई इसकी 3 इकाई। अब इसका सूत्र क्या बनता है? इसका सूत्र बनता है E + T + MU। इस MU को कुछ लोग CU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस W, सॉरी प्लस नहीं लगा रहा हूं मैं, IL को लोग लिखते हैं AL, एप्लीकेशन लॉस, और फिर लिखते हैं WSU, और इसी को 11th में क्या लिखा हुआ है? WSO। जब भी सवाल आते हैं बच्चे ABCD में कंफ्यूज होते रहते हैं। E + T + MU + IL + WSU, कितनी चीजें बेटा? 5। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो पूरा सूत्र अपना ट्रांसलेट हो जाएगा। WR मतलब क्या होता है? वाटर रिक्वायरमेंट यानी जल मांग। E का मतलब क्या होता है? इवोपरेशन, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या अर्थ है वाष्पीकरण का? किसी अजीवित सतह से पानी का भाप बन के उड़ जाना, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। इसका क्या अर्थ है? किसी जीवित सतह से पानी का भाप बन के उड़ना, यह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है।
शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया जिसमें कोशिका अपने ताप को नियंत्रित करने के लिए पानी को ऊष्मा देके भाप बना के उड़ा देती। नहीं आया समझ में? जीवित कोशिकाओं से जो होगा वो क्या है? किसी भी सतह से हो गया वो क्या है? मृदा से होगा तो क्या है? पौधों से होगा तो क्या है? बस। ये एमयू को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर, उपापचयी जल। क्या कहते हैं बेटा? उपापचयी जल। फिर आईएल, सिंचाई के दौरान जल की हानि कैसे होती है बताओ? है पाइप फूटने से। कैसे होती है? कच्ची नाली में पानी दे दिया यहां से वहां तक, 1000 लीटर दिया, खेत में 900 लीटर ही पहुंचा, बाकी कहां गया? ये सिंचाई के दौरान जल की हानि में गिना जाता है ना। प्लस विशेष उपयोग के लिए आधारित या आवश्यक जल। विशेष उपयोग क्या हो सकता है? पाले एवं लू से बचाने के लिए सिंचाई करना पड़ती है। अरे करना पड़ेगी कि नहीं? वो भी तो काउंट होगी कि नहीं? अब बताओ जल मार्ग में कितनी चीजें हैं बेटा? सबसे पहली कौन सी है? वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस 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 अंग्रेजी में कोई पूछे तो ई प्लस टी प्लस एम यू प्लस आई एल प्लस डब्ल्यू एस यू। अब देखो रट के बोलने में और याद करने में कितना अंतर है, बताओ क्या सूत्र है? फिर से बोलो, आगे पीछे बोलोगे तो अपना ही दिमाग खराब होगा। डब्ल्यू आर बराबर ई प्लस, इसलिए कहते हैं जब भी पढ़ते हैं ना तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए बेटा? अब बोलो क्या सूत्र है? ई प्लस टी प्लस, देखो तुमको याद ही हो गया, बोलो एक बार फिर से। वो कोष्टक के अंदर का तो बाद में याद करना है। ई प्लस टी प्लस एम यू प्लस आई एल प्लस डब्ल्यू एस। हिंदी में बताओ क्या था? वाष्पीकरण प्लस, देखो एक बेच है, एक ही आवाज आना चाहिए, आगे किससे निकल रहे हो तुम? किसी से आगे नहीं जाना है। फिर से बोलो, वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस उपापचयी जल प्लस सिंचाई के दौरान जल की हानि प्लस विशेष उपयोग के लिए आवश्यक जल। अब मुझे बताओ इसमें से वाष्पीकरण का क्या अर्थ है? जो पानी धूप के कारण भाप बनकर उड़ जाएगा मृदा से, खेत से, वो क्या है? वाष्पीकरण। दूसरा पानी कौन सा है? जो पौधों के अंदर होते हुए और फिर ऊपर जाएगा, उसको क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। फिर उपापचयी जल क्या है? जो पौधों ने कोशिका विभाजन में प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया, उसको क्या कहते हैं? उपापचय। पौधे अपने द्वारा ग्रहण किए गए जल का 99% वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट कर केवल 1% या इससे भी कम जल का प्रयोग उपापचयी क्रियाओं में कर। मतलब किसी फसल को 100 लीटर पानी दिया तो 99 लीटर तो वापिस उड़ा दे, केवल कितना उपयोग करेगा? 1%। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इरिगेशन लॉसेस, सिंचाई के दौरान जल की हानि। ये हानि कैसे होती है? कच्ची नलियों में सिंचाई कर दी या फूटी पाइपलाइन में सिंचाई कर दी तो आधा तो तुरतुरी में ही निकल जाता पानी। देखा ना तुमने? कई बार दो पाइप जोड़ते हैं, बीच में पानी लीक कर जाता है। तो ये सब क्या है? सिंचाई के दौरान जल की हानि। और आखिरी में क्या लिखा? विशेष उपयोग के लिए। जल का क्या विशेष उपयोग है? पाले और लू से बचाने के लिए अतिरिक्त सिंचाई करना, है ना। चलो, कई बार जुताई के लिए भी अच्छी सिंचाई कर देते। कहां गया रे? वो अपना घूम जाता है बार बार, है ना। इसमें कुछ याद तो नहीं करना है। अब देखो एमयू की जगह सीयू लिख दे या आईएल की जगह एएल लिख दे, इरिगेशन लॉस की जगह एप्लीकेशन लॉस लिख दे, वाटर फॉर स्पेशल यूज की जगह वाटर फॉर स्पेशल ऑब्जेक्टिव लिख रहा, बात तो एक ही है ना। तो ये इसलिए लिख दिया ताकि कभी ये आ जाए तो अपने टेंशन लेना नहीं। अब जल मांग का एक और सूत्र मैंने तुमको बताया था, मैंने बताया था जल मांग वाटर रिक्वायरमेंट। इसमें कुछ पानी तो बारिश दे देती, कुछ पानी मृदा में पहले से ही रहता है, और कौन सा पानी है? जो हमने सिंचाई से दिया। इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या जोड़ देंगे? इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये क्या हो जाएगी? जल मांग। कैसे लिखेंगे बताओ? जल मांग बराबर, यहां क्या लिख दूं? सिंचाई की आवश्यकता, है ना, प्लस प्रभावी वर्षा, और क्या लिख दो? मृदा जल। अब एक बार क्या हुआ, जेईटी 2023 ने यही प्रश्न पूछ लिया ऐसे उठा के। कितनी चीजें उठाई अपन ने? हाँ, कौन कौन सी थी? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, और तो छोड़ क्या दिया फिर? सिंचाई, जल की हानि, और इन दोनों चीजों को तो अपन खत्म कर सकते हैं। इसको कहते हैं उपभोगिक जल। क्या कहते हैं बेटा? उपभोगिक जल। कंजम्पटिव वाटर। क्या कहते हैं? कंजम्पटिव वाटर। क्या कहते हैं? वो पानी जो सबसे ज्यादा आवश्यक है ना। इसको जल का उपभोग भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? तो अपने ध्यान रखना, जो उपभोगिक जल है वही जल का उपभोग है, और उसमें केवल 3 चीजें आती है, 2 चीजें नहीं आती। एक ही सूत्र है, शुरू के 3 उठा कर रख दो, उपभोगिक जल। चलो नोट कर लो इसको एक बार। अब देखो 2 चीजें हम यहां पढ़ेंगे। एक तो होता है कंजम्पटिव वाटर। कौन कौन बच गया बेटा? पीछे वाले ही बचे हुए, लिखो।
अरे लिखा। चलो, अभी जो उपभोगिक जल है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? कंजम्पटिव वाटर, है ना, जिसका सूत्र क्या बनेगा? E प्लस टी प्लस एम यू। एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। अब यहां खाली अंतर किस चीज का है बेटा? यहां एस लिखा है और यहां जे लिखा, पर अर्थ बदल जाएगा, है ना। जैसे साधारण मीठे पानी और खारे पानी को मिलाकर उपयोग करना कंजंक्टिव यूज कहलाता। सतही जल और भूमिगत जल को मिलाकर उपयोग करना कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, है ना। साफ पानी और गंदे पानी को मिलाकर उपयोग करना भी कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर। मतलब दो प्रकार के जल को आपस में मिलाकर प्रयोग करना क्या कहलाता है? कंजंक्टिव। पौधों का अपनी उपापचय क्रियाओं में उपयोग किया जाने वाला यूज कंजम्पटिव यूज। दोनों अलग अलग है। लिखना चाहोगे? चलो लिखो। पहले कौन सा लिखोगे? ऊपर वाला लिख लो, फिर नीचे वाला मैं बोल के लिखवा दूंगा। तुम्हारे कितने लेक्चर चल रहे बेटा? 5 ही चल रहे हैं। चलो लिखा क्या बेटा? हिंदी में भी कंजंक्टिव ही कहेंगे इसको, ना। मिश्रित जल कहेंगे, पर मिश्रित अच्छा शब्द नहीं है। लिखो, दो प्रकार के जल को मिलाकर सिंचाई करना। किस में लिखना है बेटा? कंजंक्टिव वर्ड। दो प्रकार के जल को मिलाकर प्रयोग करना। ठीक है। जैसे मीठा प्लस खारा पानी। नीचे वाली लाइन में लिखो, सतही तथा भूमिगत जल। प्लस लगा लेना, सतही प्लस भूमिगत जल। और नीचे लिखो, साफ तथा गंदा पानी। गंदा पानी कहां यूज करेंगे बताओ? गंदा पानी यूज कर, जैसे हैदराबाद के एयरपोर्ट में तुम जाओगे, है ना, तो वहां पे दो तरह के पाइपलाइन है। एक वो पाइपलाइन है जिसमें साफ पानी बहता है, जैसे लोग हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पीते हैं। और दूसरा वो पानी जो टॉयलेट में फ्लश करने के काम में आता है। तो जो अपने हाथ धोया वो इकट्ठा हो जाता है, जो किचन में जाता है, बर्तन वर्तन मांजने का पानी, वो सब इकट्ठा, जो उस पूरे एयरपोर्ट में कहीं भी यूज होता है नहाने धोने में, वो सारा पानी इकट्ठा करते हैं। एक फिल्टर रहता है हल्का सा, जो सारा कचरा साफ कर देता है, और वो पानी वापस फ्लश टैंक में भर जाता है ऑटोमेटिक। मतलब आप जितनी भी बार फ्लश करोगे, वो गंदा पानी वहां यूज होगा, उसको साफ नहीं करते फिर, है ना। तो उन्होंने अपने जो वाटर रिक्वायरमेंट, अब देखो मैं हूं हाथ धो लिया आधा लीटर, 1 लीटर पानी लगा, मुंह भी धो लिया 1 लीटर और पानी लगा, कितने लीटर पानी लगा? 2 लीटर। अगर फ्लश करा तो कितना लगा? 5-7 लीटर एक बार। तो उन्होंने 25% पानी में जीना सीख लिया, क्योंकि हैदराबाद में पहले अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, मैंने पहले बताया था। तो वो लोग करते हैं कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर, दो तरह का पानी मिला के प्रयोग करना। ठीक है, चलो और आगे चले। इसको ज्यादा नहीं समझना है, इसको बस ये याद रखना है, दो प्रकार का पानी मिला के उपयोग कर रहे हैं, क्या है? कंजंक्टिव। कोई पूछे ठंडा गर्म पानी मिला के उपयोग क्या कहलाता है? दो मिला दिए तो कंजंक्टिव। अब हमको देखना है कि अलग अलग प्रकार की फसलों की जल मांग कितनी है। तो अपन एक चार्ट बनाएंगे बड़ा सारा, फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे, फिर इसको 4 भाग में बांट देंगे। एक तरफ लिखेंगे फसल, दूसरी तरफ लिखेंगे जलमांग, फिर एक तरफ लिखेंगे फसल, दूसरी तरफ लिखेंगे जलमांग। लिखो, एक तरफ क्या लिखेंगे? फसल, मेरे साथ ही लिख लो। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? जलमांग। फिर क्या लिखेंगे? फसल। फिर क्या लिखेंगे? जलमांग। अब फसलों में देखो, सर्वाधिक जलमांग किसकी है? गन्ना की। फिर नंबर आता है धान का, फिर आता है कपास का, फिर मक्का, फिर आलू और मूंगफली, फिर आता है सोयाबीन, और फिर आता है गेहूं। तो गन्ने की जलमांग कितनी है बेटा? 1500 से 2500 मिलीमीटर। धान की 900 से 2500 मिलीमीटर। कपास की 700 से 1300 मिलीमीटर। मक्का की 500 से 800 मिलीमीटर। आलू की 500 से 700 मिलीमीटर। और मूंगफली की भी 500 से 700, सेम है दोनों की। चुकंदर की भी इतनी, 450 650 या 500 से 700। सोयाबीन की 450 से 700, और गेहूं की 450 से 650 मिलीमीटर, है ना।
बाजरे की थोड़ी सी और ज्यादा, 300 से 350, ज्यादा से ज्यादा रेतीली मृदा में 400 450 तक आ जाता है ना। तो जलमांग निर्भर करती है मृदा कैसी है, वातावरणीय स्थिति कैसी, एक ही फसल की अलग अलग जलमांग हो सकती है। ये एवरेज इसीलिए इतना लंबा अपन ने लिख रखा है। तो नीचे एक लाइन में लिखो, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की जलमांग, दलहनी एवं तिलहनी फसलों की जलमांग बहुत कम होती है। इस कारण दलहनी एवं तिलहनी फसलों की जलमांग बहुत कम होती है। इस कारण ये फसलें शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है। मतलब जिस किसान के पास पानी की कमी है उसको क्या उगाना पड़ता है, दलहन और तिलहन, है ना। इस कारण ये फसलें किसके लिए उपयुक्त है बेटा, शुष्क खेती के, है ना। चलो, जिसके पास पानी है वो तो गेहूं उगा लेगा, और ज्यादा पानी है तो गन्ना उगा लेगा, ठीक है। बिना चाह पानी है तो धान उगाएगा। बिना चाह पानी क्या होता है, खेत में ही पानी भरा, आप क्या करेंगे, फिर क्या उगाना पड़ता है, धान। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या जैसलमेर में भी उतनी जलमांग होगी जितनी कोटा में होगी, पक्का। तो कहीं ज्यादा होगी और कहीं कम होगी। लिखो, जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। लिख लिया, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो चीजें जिनकी वजह से जल मांग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ सकती है का मतलब ज्यादा पानी चाहिए, घट सकती है का मतलब कम पानी। सबसे पहला फसल, मान लो मैंने गन्ना लिख दिया तो ऑटोमेटिक जल मांग कहां चली जाएगी, मान लो मैंने गेहूं लिख दिया तो कहां चली जाएगी। तो जल मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, फसल का प्रकार, अधिक जल मांग वाली फसल है या कम जल मांग। अच्छा मुझे बताओ, एक गेहूं आता है 115 दिन का, एक गेहूं आता है 140 दिन का, किसमें ज्यादा पानी चाहिए, फसल की अवधि जितनी कम होगी उतनी कम जल मांग रहेगी। इसलिए शुष्क खेती में अपन पढ़ते हैं छोटी अवधि वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, जड़ों की गहराई जितनी ज्यादा रहेगी जल मांग उतनी कम रहेगी, पानी की जरूरत कम रहेगी, नीचे से भी पानी उठा लेगी ना, तो जितनी ज्यादा जड़ें गहरी रहेगी जल मांग उतनी कम रहे। अच्छा मृदा, तो मृदा का प्रकार, प्रकार को किस में भी लिख देता है कभी कभी, क्या लिख देता है बेटा, मान लो रेतीली मृदा है या बड़े कणों वाली मृदा है, तो इसकी जल धारण क्षमता कम होगी, ज्यादा, कम होगी, तो जल मांग ज्यादा होगी। कणों का आकार बड़ा है तो जल मांग ज्यादा है। इसका मतलब रेतीली मृदाओं में कैसी जल मांग होती है, ज्यादा होती है ना। अगर चिकनी मृदा है, छोटे कण है, तो जल मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे चिकनी मृदा। अच्छा कल मैंने एक बात, काली और चिकनी दो अलग अलग चीजें हैं, ये मैं बता देता हूं, है ना। तुमको जो भी पढ़ाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से समझाते हैं। कणों के आकार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण होता है ना। बलुई मृदा, बलुई दोमट मृदा, दोमट मृदा, सिल्टी दोमट मृदा, क्ले दोमट मृदा और चिकनी मृदा, क्ले सॉइल, ठीक है। यहाँ कहीं भी काला पीला भूरा सफेद लाल गुलाबी बोला क्या मैंने, वो वर्गीकरण रंग के आधार पर है। किसके आधार पर है, रंग के आधार पर। काली मृदा, पीली मृदा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, लाल मृदा, ये सब किसके आधार पर है। तो चिकनी मृदा कैसे भी रंग की हो सकती है। काली मृदाओं के कणों का आकार छोटा होता है, वो चिकनी मृदा का एक प्रकार हो सकता है, पर चिकनी और काली एक ही चीज नहीं है। धान की खेती के लिए चिकनी मृदा की जरूरत पड़ती है, कपास की खेती के लिए काली मृदा की जरूरत। एक ही बात है कि अलग अलग। चिकनी मृदा लाल रंग की भी हो सकती है, दक्षिण भारत के पठारों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जहां धान की खेती बहुत अच्छे से होती है, चाय की खेती बेस्ट होती है, वो भी चिकनी मृदा है ना। तो काला और चिकना एक नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आप कभी काली मृदा मत बोलना जब मैं चिकनी बोल, चिकनी मृदा एक बहुत अलग गुण है, काली मृदा होना एक अलग गुण है, ठीक है। तो छोटे कणों वाली मृदा चिकनी मृदा कहलाती है ना। काली मृदाओं के कणों का आकार कम होता है, उसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा होते हैं, इस बात में सच्चाई है, पर वो दूसरे रंग की मृदा भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, मृदा का रंग, अब यहां ऐसा कहा जाता है कि गहरा रंग अगर है मृदा का, कैसा है बेटा, तो वो ज्यादा गर्मी अवशोषित करती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो यहां जलमांग ज्यादा होगी, है ना, यहां जलमांग ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर मृदा का रंग हल्का है, हल्का मतलब हल्का पीला सफेद या ग्रेइश कलर है, तो यहां जलमांग कम होगी, क्योंकि मृदा दिन में कम गर्म होगी और कम गर्म होने की वजह से यहां पानी कम उड़े, ठीक है। कितनी चीजें प्रभावित कर रही है, मृदा का प्रकार या किस्म, जितने बड़े कण होते जाएंगे उनकी जल धारण क्षमता उतनी कम होती जाएगी, जितने छोटे कण होंगे उनकी जल धारण क्षमता उतनी ज्यादा होती जाएगी, है ना। दूसरा, मृदा रंग, अगर गहरे रंग की मृदा है तो वहां क्या होगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ज्यादा गर्मी पड़ेगी, उनका तापमान तेजी से बढ़ेगा और वाष्पीकरण अधिक होगा। जहां पे हल्के रंग की मृदा है वो कितनी तेज धूप पड़ने पर भी ज्यादा गर्म नहीं होती, तो वहां पर जलमांग कम आए। तीसरा है वातावरणीय स्थितियां, वातावरण का तापमान अगर ज्यादा रहा तो जलमांग भी
मतलब गर्मियों में जल मांग ज्यादा होती। दूसरा, आर्द्रता अगर ज्यादा रही वायुमंडल में तो जल मांग कम हो जाती है। वर्षा की मात्रा अगर ज्यादा हुई तो, हाँ, ज्यादा बारिश हो गई तो जल मांग कम होती है। हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्षा को तो अपन ने जल मांग में ऑलरेडी सम्मिलित कर रखा। गेहूं को जितना पानी चाहिए उतना चाहिए, वो कहीं से भी मिले उसको उतना ही चाहिए, पर फिर भी एक आध किताब में लिखा है कि वर्षा बढ़ने पर जल मांग कम होती। अच्छा, सबसे ज्यादा खतरनाक जल मांग कब बढ़ती है? बताओ कब बढ़ेगी? उर्वरक या जीवांश खाद। जीवाश्म खाद नहीं होता है ना, कौन सा खाद होता है? उर्वरक या जीवांश खाद देने पर जल मांग बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि शुष्क खेती में 3 वर्ष में एक बार कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हर साल करेंगे तो ज्यादा पानी चाहिए। जब भी उर्वरक देते हैं भारत में प्रयोग किए जाने वाले ज्यादातर उर्वरक जल में घुलनशील। कैसे बेटा? तो हर बार उर्वरक देने के बाद अपने क्या करना पड़ता है? सिंचाई करना पड़ती है। इसीलिए ज्यादा उर्वरक शुष्क खेती में नहीं दी जाती, आधी मात्रा दी जाती। देखा ना, अभी पढ़ा नहीं तुमने शुष्क खेती? चलो वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, अधिक भू परिष्करण करने से बताओ क्या होता है? हाँ, जल मांग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अरे जो अंदर पानी है उसको बाहर लाके छोड़ दिया, तुम गीली मिट्टी रहती है अंदर से ऊपर ऊपर की सूख जाती। जरूरत से ज्यादा कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर दी, बताओ सारा पानी उड़ गया धूप लगने से। तो ये नहीं करना है ना। डस्ट मल्चिंग अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्लियर? चलो अब लिखना चाहोगे क्या? टाइम भी हो गया, फिर वो उधर से झांकेंगे लोग आके अपने, है ना। मेरे को बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। तुम सोचो तुम किसी घर में बैठे हो ना, चारों तरफ से खिड़कियों में से लोग झांक रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के समय का निर्धारण, मतलब सिंचाई कब करना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? बताओ कब करना चाहिए सिंचाई के समय का निर्धारण? कब करना चाहिए सिंचाई? बोले बीजों की बुआई करके और जितना भी पानी चाहिए 1500 मिलीमीटर गन्ने में सीधे ही दे देना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? फिर अरे भाई सीधा सा सवाल है, सिंचाई कब करना चाहिए? जब पौधे को पानी की जरूरत हो तब करना चाहिए। सही है कि गलत है? तो वो अवस्था जिस पर सिंचाई करना चाहिए उसका पता लगाने के लिए हम 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे। कितने प्रकार की विधियां बेटा? 3 प्रकार की। सबसे पहली विधियां है पौधों के आधार पर। किसके आधार पर? पौधों के आधार पर सिंचाई के समय का निर्धारण, है ना। दूसरी विधियां हमारी मृदा के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा के आधार पर। और तीसरी है जलवायु के आधार पर। ये तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो ना एक बार। कब पढ़ा? तो सिंचाई के समय की विधियों के निर्धारण में कितने आधार हम पढ़ेंगे बेटा? 3 प्रकार के। पहला आधार कौन सा है? पौधों के आधार पर। दूसरा आधार कौन सा है? मृदा के आधार पर। और तीसरा आधार कौन सा है? जलवायु के आधार पर। अब एक एक करके अपन हल्का फुल्का इसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। देखो, अपन मान लो दोपहर के समय गए और पौधे हमको मुरझाए हुए दिखाई दिए, मतलब पौधे की बाह्य स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, तो तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। जो बेचारा जा रहा है उसको रोकने के लिए तो पानी देना ही पड़ेगा। तो एक तो जनरल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। दूसरा, हम पत्तियों का तापमान नाप सकते हैं। किसका ताप नापेंगे बेटा? पत्तियों का तापमान मापकर। और पत्तियों का तापमान कैसे मापते हैं? हाँ, एक यंत्र आता है उसका नाम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तुम कोविड में बीमार तो नहीं हुए थे? स्कूल गए थे क्या? जो बच्चे स्कूल गए जो अनपढ़ नहीं है, उनके वहां माथे पे वो बंदूक तान के देखते थे कि इसका तापमान कितना है। उसको क्या कहते हैं बेटा? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब मान लो मैं खेत में गया इंफ्रारेड थर्मोमीटर लेके, जब तक तुमको बता नहीं दो ना तब तक तुम्हारे दिमाग पता आया तो तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। अगर पत्तियों में पर्याप्त पानी की मात्रा है तो वो हमेशा वातावरण से ठंडी रहेगी। तो कब सिंचाई करना है? जब पत्तियां ठंडी रहे तब सिंचाई करना है। जब पत्तियों का तापमान वातावरण के ताप के बराबर पहुंच जाए तो कर देना चाहिए, और अधिक हो जाए तो तुरंत कर देना चाहिए, चाहे उसके लिए जनरेटर खरीदना पड़े। नहीं तो क्या होगा? फसल ही खराब हो जाएगी। तीसरा, अधिक जनसंख्या के आधार पर देश की। अब ये लिखने से तो कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा है आपने। चलो मैं बताता हूं। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं, मान लो मैंने एक फसल लगाई, तो उस फसल में मैं पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी को एक निश्चित मात्रा में मेंटेन करके चलूंगा। मान लो अपना खेत है, पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी जो है वो निश्चित है, पर मैं क्या करूंगा इस खेत में यहां पर पास पास पौधे लगाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? अब मुझे बताओ, अगर मैं पूरे खेत में एक साथ सिंचाई करता हूं तो कौन से पौधे जल्दी मुरझाएंगे? पास पास वाले। तो सिंचाई कर दूंगा क्या फिर?
अरे मुझे इनके लक्षण जल्दी दिखाई देंगे तो तुरंत सिंचाई। कोई भी पौधा यदि मुरझाना शुरू हो गया है, इसका मतलब आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई आदमी बेहोश हो उसके बाद पानी पिलाते हैं कि प्यास लगने पर पौधा बोल तो सकता नहीं है। तो अगर लक्षण प्रकट हो गए, इसका मतलब डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसलिए सारे पौधों को मुरझाने का इंतजार नहीं करना। हाँ, 2-4 मुरझा भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, है ना। तो 2-4 पौधे जल्दी मुरझाएंगे, पूरे खेत में एक साथ क्या करना है, सिंचाई कर देना। इसको कहते हैं अधिक जनसंख्या के आधार पर। और चौथा होता है सूचक पौधे। सूचक पौधे किसको कहेंगे बेटा? ऐसे पौधे जो पानी की कमी के लक्षणों को दूसरे पौधों से जल्दी प्रदर्शित करते हैं। जैसे पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन है बेटा? सूरजमुखी। ये प्रश्न अभी पूछा पिछले साल जेईटी में, ठीक है। एक होता है क्रांतिक अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? क्रांतिक अवस्था। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तुम बोलो तो पूरा पढ़ाऊं, तुम बोलो तो इंपॉर्टेंट पढ़ाऊं, तुम बोलो तो इंपॉर्टेंट के बाद पूरा पढ़ाऊं, फुल लेवल। चलो देख लेते हैं अपन। क्रांतिक अवस्था किसको कहते हैं? किसी पौधे के जीवन काल की वह अवस्था जब उसे सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं हम? क्रांतिक अवस्था। जैसे मान लो मैं अभी वहां बैठा था स्टाफ रूम में, अब मेरे को प्यास लग रही है और यहाँ पानी नहीं है, तो मैं मर जाऊंगा क्या? पर मैंने 2 बजे दाल बाटी खाई थी, तब से पानी नहीं पिया और अब मुझे प्यास लग रही है। अब ये प्यास बड़ी है क्या? अरे प्यास थोड़ी अलग है क्या? इसको क्या कहा जाएगा? क्रांतिक अवस्था के। अगर अब पानी नहीं पिया तो कुछ भी हो सकता है। दाल बाटी इज वेरी हैवी थिंग, यू डोंट नो हाउ मच लॉस यू कैन हैव। तुमको अंग्रेजी बोलो तो अच्छा नहीं लगता है क्या? मैंने एक बार एक क्लास में अंग्रेजी बोली कि हाउ आर यू गाइस, तो बोले आई एम फाइन। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द वीट, देन वी विल टॉक फर्दर अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स। तो मुझे कम से कम 25 आवाज आई या। फिर मैंने उनको बताया कि जो वास्तविक अंग्रेजी उसमें या नाम का कोई शब्द है ही नहीं। ये प्रदर्शित करता है कि सामने वाले ने जो कहा वो तुमको अच्छा तो लगा पर समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अरे तुम जानते नहीं बेटा, अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं मैं। चलो आगे चले। सारे अंग्रेज अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं। पहली बात तो तुम सबको अंग्रेज बोलते हो। कोई आदमी श्रीलंका से आया बोले विदेशी अंग्रेज, अरे अंग्रेज आदमी इंग्लैंड वाले को बोलते हैं, है ना। बाकी सब फॉरेनर्स होते हैं। अब जो फॉरेनर्स वहां रहते हैं यूरोप में, अमेरिका में, वहां ज्यादातर स्पेनिश भाषा का प्रयोग भी होता है, जर्मन का भी होता है, इटालियन का भी होता है उनको। और 5वीं अभी अपन इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ लेंगे, ठीक है। मृदा के आधार पर जो विधियां हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बेटा? पहली विधियां कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी वाली कहलाती है अप्रत्यक्ष। अच्छा, पढ़ाते तो सब है कि प्रत्यक्ष विधि होती है और अप्रत्यक्ष विधि होती है, बताता कोई नहीं है कि इसको अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं और इसको प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं। मैं बताऊं क्या? सच बताओ। प्रत्यक्ष इसलिए कि ये विधि वो विधि है जो सीधे सीधे मृदा में नमी का प्रतिशत बता देती है, डायरेक्ट पता चलता है कितने प्रतिशत नमी, इसलिए इसका नाम क्या रखा? और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। दूसरी विधियां कौन सी है? अप्रत्यक्ष। ये नमी का प्रतिशत पर बता देती है कि मृदा जिस स्थिति में उस स्थिति में सिंचाई कर देना चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अप्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में पहली विधि है मृदा पृष्ठ तनाव विधि, पर राजस्थान में लोग इसको टेंसियोमीटर विधि के नाम से जानते हैं। टेंसियोमीटर किसका नाम है बेटा? यंत्र का नाम है। किसका नाम है? तो टेंसियोमीटर। दूसरा यंत्र कौन सा है? जिप्सम ब्लॉक, है ना। इस विधि का नाम है विद्युत प्रतिरोध विधि। और तीसरी विधि जो है वो है न्यूट्रॉन मीटर विधि। कौन सी है बेटा? न्यूट्रॉन मीटर विधि। तो ये 3 विधियां जो है ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं। कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि में भारात्मक और आयतनात्मक विधि आती है। भारात्मक विधि से हम क्या समझते हैं? भार के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? और आयतनात्मक विधि से हम क्या समझते हैं? आयतन के आधार पर। अब जो मैं लिख रहा था, मेरे बच्चे साथ में लिख रहे थे, वो काटेंगे इधर लेके। और लिखो। कल ही तो मना किया था ना कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो लिखना। मेरे पास तो जादू, मैं तो इधर से उठा के उधर रख देता है। चलो तीसरी विधि कौन सी है बेटा? जलवायु के आधार पर। इसको कहते हैं IWCP विधि। क्या कहते हैं? इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अपन ने कौन सी विधियां देखी बेटा? पौधों के आधार पर, है ना। और पौधों के आधार पर हमने देखा क्रांतिक अवस्था है, ठीक है। चलो क्रांतिक अवस्था की बात करते हैं। वैसे अपने सिलेबस में 10 फसलें कितनी है बेटा? 12 की बुक में एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ है जिसमें कितनी फसलें दे रखी है? 10। जैसे उसमें गेहूं भी है, धान भी है, मक्का भी है ना। जैसे उसमें गन्ना भी है, आलू भी है, मूंगफली भी है, कपास भी है, चना, सरसों, अलसी, बहुत सारी तेल वेल सब दे रखा है। पर आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है एग्रीकल्चर में, उसमें केवल 5 ही प्रश्न आए हुए हैं, 5 ही फसलों से संबंधित। गेहूं का आता है, धान का आता है, मक्का का आता है, मूंगफली और गन्ना। कितनी फसलें पूछी हुई? तो अपने को 5 तो 100% याद होना चाहिए। उसके बाद भी अगर दिल में डर लगे कि और कुछ आ गया तो फिर बाकी सब लिखवा दूंगा। तो पहले अपन 5 फसलों के बारे में बात करते हैं। पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा कि क्रांतिक अवस्था किसको कहते हैं। बताओ किसको कहेंगे? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्रिटिकल स्टेज। किसी पौधे के जीवन काल की वह अवस्था जब उसे पानी की, जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई नहीं की जाती है तो उपज में भारी हानि हो जाती है। नुकसान क्या है क्रांतिक अवस्था पे सिंचाई नहीं करने का? या तो फसल नष्ट हो जाएगी या तो फिर उसमें भारी कमी आ जाएगी। जैसे अगर गेहूं में CRI अवस्था में सिंचाई नहीं की जाती है तो उपज में 40% की कमी आ जाती है। मतलब जहां 100 क्विंटल गेहूं होना था वहां केवल कितना होगा? 60।
ठीक है। दूसरा, जैसे धान में बूटिंग अवस्था में सिंचाई नहीं करी तो उपज में 60% की कमी आ जाएगी, जहां 100 क्विंटल होना था वहां मात्र कितना होगा। तो इसलिए क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अपन एक एक फसल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फसल अपन ले लेते हैं गेहूं। अब मुझे एक बात बताओ, खाली क्रांतिक अवस्था समझाऊं कि पूरा समझा दूं? तुम सोच लेना, देखो तुम्हारी कैपेसिटी जितनी उतना ही है ना। जैसे मान लो एक फसल है गेहूं। कौन सी फसल है बेटा? गेहूं की बुआई करते हैं हम लोग अक्टूबर और नवंबर के महीने में, यानी रबी के मौसम में, और उस समय तापमान कम होता है। गेहूं के अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए? है? तो गेहूं में बुआई की जो गहराई हम रखते हैं वो रखते हैं 5 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं बेटा? क्यों रखते हैं 5 सेंटीमीटर? क्योंकि जब गेहूं में अंकुरण होता है, गेहूं के अंकुरण में कितने दिन लगते हैं? 5 से 7 दिन। कितने दिन लगते हैं बेटा? तो गेहूं के अंकुरण में 5 से 7 दिन लगते हैं। जब गेहूं में अंकुरण होता है तो ये जो पहला व्हाइट वाला तना निकलता है इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं बेटा? और गेहूं में कोलियोप्टाइल की लंबाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। अगर 6 सेंटीमीटर में रख देंगे तो भाई बाहर नहीं आ पाएगा, अंदर ही मर जाएगा। तो किसी फसल में बुआई की गहराई किस पर निर्भर करती है बेटा? कोलियोप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करती है। प्रश्न जेईटी 2021 में आया था कि मैक्सिकन बोने गेहूं में कोलियोप्टाइल की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। इसीलिए गेहूं में बुआई की गहराई भी कितनी रखते हैं? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब इसका अंकुरण होता है गेहूं में तो सबसे पहले जो जड़ें बाहर आती है जमीन में उनको हम कहते हैं सेमाइनल रूट्स। क्या कहते हैं बेटा? साधारण भाषा में हम इनको कहते हैं प्राथमिक जड़ें। क्या कहते हैं बेटा? और किसी भी फसल में अगर प्राथमिक जड़ें हैं तो वो हमेशा अस्थायी होती है। कैसी होती है बेटा? थोड़े दिन तक तो रहती है, फिर ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाती है, मृदा में गल जाती है ना। फिर कुछ समय बाद, जैसे मान लो प्राथमिक जड़ें निकल गई, फिर ये पौधा धीरे 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 ऐसे बड़ा होता है। तो मृदा की सतह के नीचे किंतु बीज से ऊपर ऐसे मकड़ी के पैर जैसी जड़ें निकलती है। कैसी जड़ें निकलेगी बेटा? ऐसे। इसको कहते हैं CRI अवस्था। कौन सी अवस्था बेटा? CRI अवस्था, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था, है ना। ये थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगा, इसको मैं जगह दे देता हूं। अब इस CRI अवस्था के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं शीर्ष मूल अवस्था। क्या कहते हैं? शीर्ष मूल अवस्था। साधारण भाषा में कह देते हैं शिखर जड़ की शुरुआत। क्या कहते हैं बेटा? शिखर जड़ की शुरुआत, या इसको कहा जाता है ताज मूल अवस्था। ऐसे अच्छा तो अंग्रेजी याद कर ले, है ना। क्या याद करेंगे? CRI अवस्था। अब ये CRI अवस्था कितने दिन बाद आती है? तो साधारण रूप से तो ऐसा लिखा जाता है कि CRI अवस्था जो है बुआई के 21 दिन बाद आती है। कितने दिन बाद आती है बेटा? पर वैज्ञानिकों ने देखा है कि 20 से 25, और ज्यादा अच्छे से अगर देखें तो 17 से 25 दिन के बीच में कभी भी आ सकती है। ये निर्भर करता है वातावरण का तापमान कितना है और मृदा का प्रकार कौन सा है। गेहूं की किस्म लंबी अवधि की है कि छोटी अवधि? अपने PhD थोड़ी करना है। CRI अवस्था कितने दिन बाद आती है? 21 दिन बाद आती है। इस अवस्था पर सिंचाई करना ही है। अगर नहीं करी क्या होगा? हाँ, गेहूं बुरा मान जाएगा। अब प्रश्न आता है कि इसकी खोज किसने की? डॉक्टर BL भारद्वाज ने सबसे पहले बताया कि गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? CRI अवस्था। गेहूं की उम्र कितनी हो गई बेटा? 21 दिन हो गई। वेरी गुड। अब जब 15-20 दिन और गुजर जाएंगे, देखा तुमने बांस का पौधा देखा कभी? बांस का है देखा कि नहीं देखा? अपन एक ही पौधा लगाते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। गेहूं का तो ध्यान से नहीं देखा होगा, ये मुझे पूरा यकीन। पर गेहूं का पौधा उखाड़ते हैं तो एक डंडी नहीं आती, पूरा गुच्छा आ जाता है ना। तो जो ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं उनमें ये आदत है कि वो यहां से ऐसे इंडिविजुअल बहुत सारे तने ऐसे निकलते हैं। इनको कहते हैं कल्ले फूटना। क्या कहते हैं बेटा? पहली अवस्था तो कौन सी हो गई हमारी? CRI अवस्था। दूसरी अवस्था कहलाएगी कल्ले फूट। मैं अंग्रेजी में पढ़ाना पसंद करता हूं, थोड़ा सा चलेगा क्या? वेरी गुड। इसको कहते हैं टिलरिंग अवस्था। क्या कहते हैं? टिलरिंग अवस्था, है ना। टिलरिंग अवस्था को हिंदी में क्या लिखेंगे अपन? कल्ले फूटना। ऐसा माना जाता है कि 15 से 20 कल्ले फूट सकते हैं। कितने बेटा? मतलब एक बीज से एक डंडी नहीं निकलती, कितनी डंडी निकलती है? और 15 से 20 बालियां भी लगती है। ठीक है। अब ये पौधा धीरे 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 ऐसे लंबाई में बढ़ रहा है। अच्छा, ग्रेमिनी कुल के पौधों में देखें तो यहाँ पर ऐसे गांठें भी दिखाई देती है। सब में दिखती है। तो पहली हो गई CRI, दूसरी हो गई टिलरिंग, और तीसरी हो गई ज्वाइंटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? इसको हिंदी में लिखते हैं गांठें बनते समय। क्या कहते हैं बेटा? गांठें बनते समय। अब देखो ये 20 दिन में आ गई, ये 40 दिन में आएगी और ये 60 दिन में आएगी। डायरेक्ट याद करना, 20, 40, 60। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी तक तो पौधा वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा माना जाता है कि गांठें बनने से लेकर गांठें फूलने तक इन गांठों को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं बेटा? और दो के बीच की दूरी कहलाती है इंटर नोड। क्या कहलाती है? तो एक गांठ को तो हम क्या कह देंगे? नोड। और दो के बीच की दूरी को क्या कह देंगे? ऐसा तुमने पहले भी पढ़ा होगा। वेरी गुड। तो जब गांठें बनने से लेकर गांठें फूलने तक की अवस्था होती है तब वो इंटरनोड के बीच की दूरी बढ़ती रहती है और पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। जब ये पौधा अपनी कंप्लीट लेंथ को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेता है, तो ये गांठें फूल जाती है। गांठें फूल गई मतलब अब पौधा लंबाई में बढ़ेगा नहीं। तो गांठें बनने से लेकर गांठें फूलने तक की अवस्था कहलाती है बूटिंग अवस्था। क्या कहलाती है बेटा? बूटिंग अवस्था। पर ये गेहूं में नहीं पढ़ाई जाती है, धान में पढ़ाई जाती है। तो गेहूं में भी है पर पढ़ाई किस में जाती है? धान में। सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है? गांठें बनने से लेकर गांठें फूलने तक, जब पौधा लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इस अवस्था को क्या कहते हैं?
दो चार उड़ तो नहीं गए। चलो, अब पौधे ने अपनी संपूर्ण लंबाई प्राप्त कर ली तो अंतिम पत्ती निकलती है। क्या निकलता है बेटा? इसको कहते हैं फ्लैग लीफ। क्या कहते हैं? फ्लैग लीफ। फ्लैग मतलब क्या होता है? झंडा। हिंदी में कहते हैं ध्वजा, पर्ण, या झंडा पत्ती भी लिख सकते हैं क्या? ये लो, झंडा पत्ती। गेहूं में अंतिम पत्ती का नाम क्या है बेटा? फ्लैग लीफ या ध्वजापर्ण। जैसे हनुमान जी मंदिर ध्वजा लहराती है, ऐसे ये भी लंबी चौड़ी पत्ती होती है। अब अगर पूरे खेत की सभी फ्लैग लीफ की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण यही करती है। कितना प्रकाश संश्लेषण करती है? 52%। एक पत्ती नहीं, हर पौधे के ऊपर की पहली पत्ती, सबका जोड़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 52% प्रकाश संश्लेषण ध्वजापर्ण करती है। ठीक है, अब ये वो पत्ती होती है जो गेहूं की बाली को होल्ड करती है। क्या करती है? मतलब ये पकड़ के रखती है। अगर ये ढीली पड़ जाए तो उस रोग को लूज स्मट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पर ये ऐसे होल्ड कर लेती है। यहां से गेहूं की बाली निकलती। बोले सर आप ऐसे क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे सो रहे वो भी जाके देखे चल क्या रहा मार्केट। बालियां बनते समय इसको हम कहते हैं ईयर इमरजेंस। क्या कहते हैं बेटा? ईयर इमरजेंस। तुमको दिख जाएगा सब जो मैंने लिखा है? सही बताना, पीछे वालों दिख रहा है? हाँ, इसको कभी कभी फ्लावरिंग भी लिख देता है। क्या लिख देता है बेटा? फ्लावरिंग का क्या मतलब है? पुष्पन अवस्था। क्या मतलब है? पुष्पन अवस्था। तो ईयर इमरजेंस या पुष्पन अवस्था। अब जब इसका गूगल ट्रांसलेशन करता है ना तो उसमें लिखा था कान निकलते समय। अब तुम बताओ गेहूं में कभी कान निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते, पर क्या कर सकते हैं अपन? थोड़ी समझा सकते। पुष्पन अवस्था को क्या कहा जाता है बेटा? ईयर इमरजेंस या फ्लावरिंग, बालियां बनते समय। तो मैं पुष्पन लिखूं कि बालियां बनते समय लिखूं? है, दोनों लिख देता हूं। ये 80-85 दिन का काम, 95 दिन तक चलता है ना, 80 से 95 दिन तक। फिर 95 से 115 दिन तक आती है दुग्ध अवस्था। क्या आती है बेटा? इसको हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? मिल्किंग स्टेज। जगह ही खत्म हो गई रे यार, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं ज्यादा, पता है। झंडा पत्ती को ऊपर पहुंचा देता हूं मैं, पत्ती भी चली गई। तुम ध्यान रखना थोड़ा सा बेटे, तू थोड़ा लंबा हो सकता है क्या? ठीक है, इसलिए तो मैं खेती नहीं करता हूं, रातों रात गेहूं बड़ा हो जाए। दूधिया अवस्था भी लिखते हैं ना, दुग्ध अवस्था भी लिखते हैं। जब दाने के अंदर दूधिया कलर का, दूधिया मतलब ऐसे दाने बने नरम मुलायम जिनको दबाने पे व्हाइट कलर का दूध। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये दाना कठोर होने लगता है। इसको कहते हैं डव अवस्था। क्या कहते हैं बेटा? दाना कठोर होते समय। तुमको मालूम है डव किसको कहते हैं? जब अपन आटा गूंथते हैं ना, जो आटे का पिंड बनता है उसको क्या कहते हैं? डव। लोई बनाता है उसको भी कहते हैं डव। अब वो जब इसका ट्रांसलेट करता है तो लिखता है कि गेहूं में सिंचाई की अवस्था है शीर्ष जड़ की शुरुआत के समय, कान निकलते समय, गूथा हुआ आटा अवस्था, उपरोक्त सभी। अब अपना दिमाग ही खराब हो जाएगा ये कैसे ऑप्शन है, पर उत्तर क्या लगाना है? उपरोक्त सभी। एक तो मेरी बात का तुम भरोसा नहीं करते हो यार, अरे कोई नहीं करते हो। तुमको क्लास कम कॉमेडी ज्यादा लगती है कि जबकि सुपरवाइजर में हिंदी का सेपरेट पेपर आता है। तो अपने डरना नहीं है, देख लेंगे सबको अपने अपने हिसाब से। ये सब समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बच्चा सोच रहा है कि ये तो एक फसल है, 10 का क्या होगा? 10 में इतना नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा प्रश्न किसमें से आते हैं बेटा? गेहूं में से आता है। इसलिए अब अपने को ये याद रखना है। चलो इसको थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं। कितनी अवस्थाएं बेटा? पहली है CRI, दूसरी कौन सी है? टेलरिंग। अंग्रेजी में याद करोगे जल्दी हो जाएगी। तीसरी कौन सी है? ज्वाइंटिंग। ये 3 अवस्थाएं कहलाती है वृद्धि वाली अवस्था। क्या कहलाती है बेटा? फिर 3 अवस्थाएं हैं उत्पादन अवस्था, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डो। अब बताओ पहले 3 कौन सी है? CRI, टेलरिंग, ज्वाइंटिंग। फिर 3 कौन सी है? फ्लावरिंग, मिल्किंग, डो। तो कुल मिला के 6 कौन सी है बताओ? CRI, टेलरिंग, ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डो। एक बार और बोलो, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डो। अब अपने को एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, कभी कभी वैसे तो नहीं पूछता है, फिर भी पूछ ले कि CRI अवस्था कब आती है बेटा? 21 डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 21 दिन बाद। तो ये हो गए 20। अब यहाँ क्या लिख दूं? 35 से 40 लिखूं, डायरेक्ट 40 लिख दूं? यहाँ क्या लिख दूं? यहाँ क्या लिख दूं? यहाँ क्या लिख दूं? और यहाँ क्या लिख दूं? पर वो कभी कभी थोड़ा आगे पीछे लिखता है इसको, है ना। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो जो छोटी अवधि की जातियां हैं, है ना, उनमें ऐसा लिखा रहता है 60 के बाद वो लिखता है 85 से 80 से 95, 80 से 95, फिर 95 से ही शुरू करता है तो ये ले जाता है 115 तक, और फिर 115 से क्या लिख देता है? 120। बात तो वही हो रही है। कोई पूछे 100वें दिन पे सिंचाई कौन सी वाली करेंगे? मिल्किंग वाली करेंगे, है ना। कई बार इसको शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करता है ना। शॉर्टकट में लिखना, पूरे लिखना। अब प्रश्न आता है कि गेहूं में यदि एक ही सिंचाई हो तो कब करेंगे? CRI पे कर देंगे। और 2 हो तो पहली तो करेंगे CRI और दूसरी करते हैं लेट ज्वाइंटिंग। इन दोनों के बीच की अवस्था 60 और 80 के बीच में क्या आता है? 70 दिन। इसको लिखेंगे लेट ज्वाइंटिंग। क्या लिखेंगे बेटा? शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा, भूल जाओगे 3 महीने में। कब करते हैं बेटा?
अच्छा, इस लेट ज्वाइंटिंग को प्री फ्लावरिंग भी तो कह सकता हूं, पुष्पन के ठीक पहले। तो एक बार जेईटी ने 2015 में पूछा है कि गेहूं में 2 सिंचाई हो तो दूसरी सिंचाई कब करना चाहिए, पुष्पन अवस्था। अगर लेट ज्वाइंटिंग नहीं मिल रहा ऑप्शन में तो फिर क्या लगा देंगे, पुष्पन अवस्था, है ना, दोनों में से जो मिले वो लगा देंगे। अब 3 सिंचाई हो तो फिर एक एक छोड़ते जाएंगे। पहली कौन सी कर दी, सीआरआई, टेलरिंग छोड़ दी, क्या बच गई, ज्वाइंटिंग, फिर फ्लावरिंग छोड़ दी, क्या बच गई, मिल्क। अब मुझे भगवान की कसम खा के बताओ, कुछ भी पल्ले पड़ा, सब पड़ गया। अब तुमको खुद पे भरोसा है कि नहीं है, वेरी गुड, मुझे भी है खुद पे। और कुछ बढ़ाऊं इसमें, है बहुत है। अब दूसरी फसल ले लेते हैं, कौन सी फसल, मक्का, धान ले लें। चलो धान में तो कुछ ही नहीं लिखना अपने को, धान में लिखना बूटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था तुमने कभी, सच बताओ कहां देखा। इसमें भी नोड इंटर नोड वाला सिस्टम रहता है क्या। मक्का में 3 तरह की जड़ें रहती है, प्राथमिक, द्वितीयक और ब्रेस रूट या प्रोप रूट, कितने प्रकार की रहती है, पर इनका सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं से कोई लेना देना, वेरी गुड। मक्का एक ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा दोनों ही पुष्प एक साथ एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। जो शीर्ष भाग पर होता है नर पुष्प, उसको कहते हैं टेसल, उसको हिंदी में लिख देते हैं वल्लर। क्या लिखते हैं बेटा, जो मादा पुष्प होता है उसको कहते हैं भुट्टा, क्या कहते हैं बेटा, इसमें से जो रेशमी बाल निकलते हैं स्टाइल, इसको कहा जाता है सिल्क। क्या कहा जाता है बेटा, तो एग्रीकल्चर वालों ने पढ़ाते पढ़ाते मादा पुष्प को ही क्या कर दिया है, सिल्क कर दिया। सिल्क नहीं, क्या कहलाएगा, कॉप, पर इसको भूल गए लोग, क्या हो गया, वास्तविक शब्द क्या है, कॉप। इसका एक भाग है सिल्क, जो रेशमी बाल बाहर आते हैं, दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, इसलिए मक्का के पौधे को मोनोशियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मोनोशियस का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी कभी भी नहीं होता, ये याद रखना, जिंदगी में याद रखना, द्विलिंगी कभी भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगों को आश्रय देने वाला पौधा क्या कहलाता है, जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों उपस्थित हो, पर अलग अलग जगह उपस्थित हो, है ना, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट लोकेशंस, उसको क्या कहेंगे अपन, मोनोशियस। और इसको हिंदी में कहते हैं उभय लिंगाश्रयी, क्या कहते हैं बेटा, तो द्विलिंगी आंसर लगाएंगे क्या, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, क्या होते हैं, पौधे कैसे होते हैं, उभय लिंगाश्रयी, ठीक है। अब पहली सिंचाई टेस्लिंग पे करना, दूसरी सिंचाई सिल्किंग पे करना। टेस्लिंग कब आती है, नॉर्मल 55 दिन में आ जाती है, 50 से 55 दिन में, और सिल्किंग कब आती है, 60 से 65 दिन में। 5-5 दिन का अंतर है, क्यों है 5-5 दिन का अंतर, क्योंकि अगर एक साथ परिपक्व हो गए तो 100 परागण हो जाएगा। नर पुष्प का पहला परागण होना या पहले परिपक्व होना कहलाता है प्रोटो एंड्री, क्या कहलाता है, और इस प्रोटो एंड्री के कारण मक्का का पौधा जो है वो पर परागित है, और इसीलिए बार बार पूछा जाता है कि मक्का में कौन सा परागण पाया जाता है। रट के जाओगे तो कभी भी उत्तर सही, पर यह पता है कि इनमें 100 परागण रोकने के लिए प्रोटो एंड्री बनाया है, तो फिर कौन सा परागण होगा, पर परागण। क्लियर है मामला। तो मक्का में अगर एक सिंचाई हो तो कब करेंगे, टेस्लिंग अवस्था में, और दूसरी हो तो कब कर देंगे, हिंदी में भी लिखोगे वापिस से, हाँ कुछ पहले पढ़ भी आएंगे, है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात आती है गन्ने की। गन्ने में फॉर्मेटिव अवस्था, फॉर्मेटिव अवस्था को कहते हैं संस्थापन अवस्था। क्या कहते हैं बेटा, संस्थापन अवस्था कब आती है, देखो गन्ने में मान लो हमने बुआई की, तो जिन टुकड़ों का प्रयोग बुआई में करते हैं उनको सेट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, और 3 आंखों वाला सेट बेस्ट माना जाता है, 35 से 40 हजार टुकड़े, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे। इस सेट की हमने कर दी बुआई। अब गन्ने की आदत बहुत खराब है, उसमें अंकुरण होता है 30 से 60 दिन में। कितने दिन में, मतलब किसान गन्ना लगा तो देता है पर पछताता भी रहता है कि मेरे बाप क्या लगा दिया, उगेगा कि, रोज पूछता है पंडित जी बाहर आओगे, बोले अभी, तब तक तो बहुत सारे खरपतवार निकल आते हैं, लोग पूछने लग जाते हैं शर्मा जी दिखे गाजर घास लगाया इस साल, उनके नियंत्रण के लिए अंधी गुड़ाई करते हैं, वो तो गन्ने में पड़ेंगे, है ना। तो गन्ने में अंकुरण कितने दिन बाद होता है, 30 से 60 दिन बाद। जब अंकुरण होता है तो इस टुकड़े में से जड़ें निकलती है, इस टुकड़े को हमने क्या नाम दिया था बेटा, सेट। तो प्राथमिक जड़ें जो है गन्ने में क्या कहलाती है, बोलो, सेट रूट्स, क्या कहलाएगी, सेट रूट्स। और ये हमेशा अस्थायी होगी, क्यों होगी अस्थायी, क्योंकि प्राथमिक जड़ें। अब 30 से 60 दिन में अंकुरण हो गया है, यहां से एक तना निकला, अब 60 से 130 दिन तक इस तने में से जड़ें निकलती हैं। तने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शूट, क्या कहते हैं, तो दूसरी जड़ें कौन सी निकलेगी, शूट रूट्स, और ये कैसी होंगी, स्थायी। तो ये जो शूट रूट्स निकलती है इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव अवस्था, जब गन्ना अपनी परमानेंट जड़ें जमाना शुरू करता है। ये कितने दिन बाद आती है, 60 से 130 दिन, ठीक है। एक पौधा होता है मूंगफली, क्या होता है बेटा, मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली का पौधा देखा तुमने कभी, ये अलग अलग कर दूं तुम एक ही तो नहीं समझने लग जाओगे इनको। ये कौन सा पौधा बेटा, पक्का, इस मक्का को छोटा करूंगा, रहने दो यार भी चलेगा। मूंगफली में देखो पेगिंग अवस्था, कौन सी अवस्था, ये नाम तो तुमको सब पता है, इसको फुटी अवस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अधिकीर्णन अवस्था भी कहते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए तो मुझे हिंदी कम पसंद है थोड़ी सी, हालांकि नंबर सबसे ज्यादा उसी में आए मेरे। अभी आती है 55 दिन बाद, कितने दिन बाद आती है बेटा, है ना, जल्दी पकने वाली में तो 45 आ जाएगी, पर ज्यादातर किताबों में क्या लिखा है 55। मूंगफली का पौधा बहुत अच्छा पौधा है, तुमने खाई क्या मूंगफली, हाँ। तो जब मूंगफली की बुआई करते हैं तो उसका जो बीज है वो जमीन से बाहर आ जाता है, कौन सा अंकुरण हो गया, अरे बोलो, एपीजियल अंकुरण, क्या कहेंगे इसको, अधोभूमिक हाइपोजियल ऊपरी भूमिक एपीजियल, कौन सा अंकुरण हुआ,
अब मूंगफली जो है वो एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है जिसमें मूसला जड़ें पाई जाती है। अब इसमें ऐसे यहाँ से शाखाएं निकलेगी, अरे निकलेगी कि नहीं। फिर इसमें पुष्पन होता है, क्या होता है बेटा, और इसमें स्वपरागण होता है, क्या होता है, सुबह सुबह 8 बजे। ये बीएचयू में पूछा हुआ प्रश्न है कि मूंगफली में स्वपरागण कब होता है, सुबह। अपने बाप का क्या चल रहा है, सुबह 8 बजे। अब जब इसमें स्वपरागण हो गया, जब धूप आती है तो इसको बुरा लगता है फ्लावर को बाहर, क्योंकि नाजुक मुलायम कोमल सा, तो इसका वर्तिकाग्र इधर गति शुरू कर देता है। किधर घुस जाता है, जमीन के नीचे। और जमीन में नीचे जाने की क्रिया कहलाती है जियोट्रोपिज्म। क्या कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन। तो मूंगफली एक ऐसा पौधा है जियोट्रोपिज्म। ये जब धागे जैसी संरचनाएं मृदा में बनती है इसको कहते हैं पैगिंग अवस्था। क्या कहते हैं बेटा, पैगिंग अवस्था। फिर ये धीरे धीरे यही संरचना ऐसे फूल जाती है और किसका निर्माण कर लेती है, मूंगफली का। तो मूंगफली रूपांतरित जड़ है कि रूपांतरित तना है, फल है, फल क्या है, बोले आपने तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अरे काय से बन रहा है, पुष्प से बन रहा है ना, तो क्या होगा, फल होगा। तो पैगिंग अवस्था मतलब मूंगफली बनने की अवस्था। ठीक है, पहले ये लिखो, फिर तुम्हारा मन पड़ी इतनी अवस्था है और लिखवा दूंगा। यहां तक लिख लिया क्या। अब ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है कि 10 मिनट में कैसे लिखोगे। बोले साथ में भी नहीं लिखने देते हो, बाद में भी नहीं लिखने। किसने किसने नहीं लिखा, तुम 2028 की तैयारी कर रहे होंगे। मैं जब पढ़ता था ना, और सर गुरुजी आंखों में कैमरे लगे, जूम करते हो तुम। अच्छा, आधे बच्चे तो ये सोच रहे हैं इसको शुरू किधर से करूं, ऊपर से कहीं।